भारत के पड़ोस में आग लगी है। The whole building is burned through. और ये सब कुछ शुरू हुआ था 2021 में म्यांमार के साथ। On Monday, the 1st of Feb, while filming her morning routine, this instructor accidentally captured the beginnings of a military coup. You see those vehicles in the background? They're actually on their way to arrest political leaders and take control of the government. The military has taken charge of the government. Generals are calling the shots. Soldiers are ruling the streets. Democratically elected leaders are in jail. People are protesting. They're demanding freedom, but they're getting bullets. फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सबसे लेटेस्ट नेपाल। सब देशों में एक के बाद एक करके रेजिम चेंज होती चली गई, कहीं बंदूक के नोक पर और कहीं पर भीड़ के दम से। और पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत में भी इसी तरह के हालात पैदा किए जाएं। इन प्रोटेस्ट की ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त होती है। पहले इनको बोलते थे यूथ और स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और अब एक नया टर्म आया है जेन जी प्रोटेस्ट। इनका सीक्वेंस भी सेम है। गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है, सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करता है, यूथ प्रोटेस्ट करता है, उसके बाद इसको रोकने में कुछ हो जाती है, फिर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है और पार्लियामेंट और पीएम हाउस में भीड़ घुस जाती है, लूटपाट मचाती है, आग लगा देती है और सरकार चलाने वाले लोग देश छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न हमने देखा है श्रीलंका में, बांग्लादेश में और अब नेपाल में। 4 सालों के अंदर अंदर रीजन की 6 कंट्रीज में तख्ता पलट हो जाए तो लोग पूछने लगते हैं कि भैया बार बार इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है, और ये प्रोटेस्ट आखिर कितने ऑर्गेनिक हैं, इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कहीं भारत में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इन सब क्वेश्चंस पर थोड़ा डिटेल में सोचते हैं, आइए देखते हैं। भारत के चारों तरफ 6 देशों में जो कुछ हुआ है उसकी शुरुआत 2021 की 1 फरवरी को हुई थी म्यांमार के अंदर, जब आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था और एक इन्फ्लुएंसर की वायरल वीडियो आई थी, उसके रील के बैकग्राउंड में आर्मी की गाड़ियां सरकार गिराने जा रही थी। इसके सिर्फ 3 महीनों के बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया और अगस्त आते आते वहां से यूएस की आर्मी प्लेन लेके भाग जाती है, जिसपे लोग लटकने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे वीडियो हमने देखे थे। इधर पाकिस्तान वाले वैसे भी IMF के आगे कटोरा दिखा के अपना देश चला रहे थे। यूएस के अफगानिस्तान के जाने के बाद से इनकी वैल्यू ज्यादा रह नहीं गई थी। पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज हुआ, फिर एंड ऑफ पाकिस्तान जैसे बहुत वीडियो बन रहे थे, आपने देखा होगा, हमने भी एक बनाया था। और यहाँ तो आर्मी वैसे भी पीएम से ऊपर होती है। इमरान खान ने आर्मी के आगे चूचपड़ करनी शुरू करी और अप्रैल 2022 आते आते इमरान खान जेल चले गए और आर्मी ने एक नया पपेट यहाँ पर पीएम के रूप में बिठा दिया। अब जो 6 देश थे उसमें 3 देशों का काम सिर्फ 1 साल में निपट गया था, लेकिन इन तीनों देशों में रेजिम चेंज में आर्मी का बड़ा रोल था। लेकिन इसके बाद जिन 3 देशों का नंबर आया वहां सारा खेल प्रोटेस्ट के दम पे किया जा रहा था, और इन्हीं 3 देशों की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2022 में श्रीलंका, 24 में बांग्लादेश और 25 में बिल्कुल ताजा हुआ है नेपाल। इन तीनों देशों में जो खेल हुआ है वो समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत शॉकिंगली सिमिलर है और पिछले 3-4 सालों से भारत के अंदर भी इसी सेम पैटर्न में कुछ ट्राई करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जो भारत का सब कॉन्टिनेंट है वो यूएस और चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन यही रहती है। ये रीजन मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, इसलिए जो ट्रेड और एनर्जी है उसका ये हब बन सकता है। चाइना को इसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को ऑलरेडी लीज पे लिया हुआ है और यहां पर उसके स्पाई शिप्स घूमते हुए पकड़े जा चुके हैं। यूएस इस रीजन में चाइना को काउंटर करना चाहता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसीलिए इस रीजन में चाइना और यूएस के बीच में एक पावर का खेल चलता रहता है और ये 3 छोटे-छोटे देश यूएस और चाइना के प्लेग्राउंड बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर रेजिम चेंज कैसे हुआ ये समझने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या इंटरनल इशू चल रहे थे जिसको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने अपना इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश की है। अगर इन तीनों देशों को देखो तो इनकी इकोनॉमी की हालत वैसे भी बहुत पतली थी। करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने पीक पे पहुंच चुके थे। श्रीलंका में राजपक्षे फैमिली देश को फैमिली बिजनेस की तरह चला रही थी। यहाँ पर इनके कुल 8 फैमिली मेंबर सरकार चला रहे थे। कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई तो प्रेसिडेंट बना बैठा था। नेपाल में भी गिनती के पॉलिटिशियन घूम फिर के देश चला रहे थे। 3-4 लोगों के बीच में पीएम पोस्ट एक्सचेंज होती रहती थी। ऑलमोस्ट हर साल इनकी सरकार गिरती थी और इन्हीं में से कोई एक बंदा पीएम बन जाता था। ऐसे ही बांग्लादेश में भी जो शेख हसीना थी, इन्होंने देश के सारे इंस्टीट्यूशन पर अपना कंट्रोल बना रखा था। कोविड की वजह से देखो इन तीनों देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से गिर रही थी। बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, श्रीलंका और नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम तबाह हो चुके थे। ऑन पेपर तो बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से बेटर परफॉर्म कर रही थी। बहुत लोग इसका गाना गाते रहते थे कि देखो बांग्लादेश हमसे कितना आगे चल रहा है। कुछ टाइम के लिए पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो भी गई थी ऑन पेपर, लेकिन जब कोविड की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई तो सबके सामने इनकी रियलिटी आ गई। उधर श्रीलंका वाले कुछ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज लागू कर रहे थे, टैक्स कट कर रहे थे, फर्टिलाइजर बैन कर रहे थे, जिसकी
जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गई थी। राइस प्रोडक्शन 6 महीने में 20% गिर गया था। श्रीलंका में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ 55% पे पहुंच गई थी और बांग्लादेश में इन्फ्लेशन ने 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व भी खत्म होते जा रहे थे। वहीं नेपाल को देखो तो नेपाल की जो इकोनॉमी में 1/3 हिस्सा है वो रेमिटेंस का आता है, मतलब नेपाल के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं वो जब नेपाल में पैसे भेजते हैं उससे इनका देश चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है। ऊपर से सरकारी लोग एयरपोर्ट बनाने तक में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम कर रहे थे। तो ये थी इनकी हालत प्रोटेस्ट होने से पहले। इन तीनों देशों की हालत बहुत पतली थी और यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तीनों जगह प्रोटेस्ट होने का रीजन भी बड़ा सिमिलर सा था। सरकार ने कोई डिसीजन लिया, कोर्ट ने उसको इंप्लीमेंट किया और जनता इस बात से भड़क गई। जैसे बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर कोटा एक बहुत बड़ा इशू है। 2018 में इसके अगेंस्ट स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद सरकार ने कुछ कोटा को कम भी कर दिया था। लेकिन 2024 में बांग्लादेश के कोर्ट ने 30% फ्रीडम फाइटर कोटा को दोबारा लागू कर दिया और इसके अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। शेख हसीना ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भैया कोटा अगर फ्रीडम फाइटर की फैमिलीज को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को मिलेगा जिन्होंने हमारी फ्रीडम को अपोज किया था। इसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। इसी तरह से नेपाल के अंदर लोग नेताओं के करप्शन से परेशान थे, लेकिन नेताओं के जो बच्चे थे वो विदेश में जाके फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सोशल मीडिया में शो ऑफ कर रहे थे और इनको एक्सपोज करने के लिए नेपाल के जेनजी जब रील और मीम बनाने लगे तो नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया और इस डिसीजन को नेपाल के कोर्ट ने भी सपोर्ट किया और यहीं से यहां पर जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इसी तरह से श्रीलंका में आप देखो तो सरकार ने सडनली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे बैन लगा दिया था ताकि सरकार के फॉरेन रिजर्व बच सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा। $450 मिलियन के राइस इनको इंपोर्ट करने पड़ गए। इस बैन की वजह से उनकी कैश क्रॉप यानी कि जो चाय का एक्सपोर्ट है वो 18% तक गिर गया था और देखते ही देखते सरकार बैंकरप्ट हो गई थी। सरकार के पास एसेंशियल आइटम खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। अब जैसे ही ये हुआ श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मेडिसिन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज की कमी होने लगी। घंटों तक लोग लाइन में लग के तेल खरीद रहे थे। दिन भर लाइट नहीं रहती थी और लार्ज स्केल में ब्लैकआउट हो रहे थे, यानी पब्लिक एकदम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और यही फ्रस्ट्रेशन फिर कुछ इस तरह से बाहर निकला। प्रोटेस्ट कहीं पर भी एक बार शुरू हो जाए तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन तीनों देशों ने इन प्रोटेस्ट में एक सेम मिस्टेक करी जिसके कुछ घंटों के अंदर इनका तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका में पुलिस की ओपन फायरिंग में एक प्रोटेस्टर की डेथ हुई और एक दूसरे इंसिडेंट में 8 लोग मारे गए और 200 लोग घायल हुए और इसी बीच श्रीलंका ने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश में भी यही हुआ। शेख हसीना की सरकार ने प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए सोशल मीडिया बैन करा और इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स लगाई गई उसकी वजह से 1500 लोग मारे गए, जिनमें से बहुत सारे लोग पुलिस की ओपन फायरिंग में मारे गए थे। इनमें से एक स्टूडेंट था अबू सैयद, जो बाद में सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसके बाद ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। वहीं नेपाल के अंदर देखो जेनजी प्रोटेस्ट में भी यही हुआ। शुरुआत में पुलिस ने फायरिंग करी और उसके बाद प्रोटेस्ट बेकाबू हो गए। इन तीनों ही प्रोटेस्ट में गोली चलाने के कुछ ही घंटों के अंदर भीड़ जो थी वो पार्लियामेंट से लेकर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के घर पे पहुंच जाती है। नेपाल में तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस में आग लगा दी जाती है। बांग्लादेश में प्रोटेस्टर शेख हसीना के इनर वियर को लेकर भाग रहे थे और श्रीलंका के अंदर इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घर में लोग बाथ टब में नहा रहे थे और उसकी वीडियो और फोटो निकाल रहे थे। पॉलिटिशियंस को हर जगह ढूंढ ढूंढ के मारने की कोशिश की गई। नेपाल में तो एक एक्स पीएम की वाइफ को जला दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पे दौड़ा के मारा गया और जो भी पॉलिटिशियन प्रोटेस्टर के हाथ नहीं लगा वो हेलीकॉप्टर से उड़ा और अंडरग्राउंड हो गया। और सिर्फ कुछ घंटों के खेल में हर देश में तख्ता पलट हो गया। यहाँ के जितने भी लीडर्स थे उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। श्रीलंका में राजापक्षे देश छोड़कर सिंगापुर भाग गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन करा। बांग्लादेश में शेख हसीना से उनकी आर्मी ने कहा था कि आपको देश छोड़ के चले जाना चाहिए और इसीलिए वो भागी भागी इंडिया चली आई। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही देखा कि प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली थे वो हेलीकॉप्टर में बैठे और अपने रेजिडेंस से भाग गए। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से कोई कहता है वो दुबई में है, कोई कहता है किसी और देश में। वो कहते हैं कि मैं अभी भी काठमांडू में बैठा हुआ हूं, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब जरा आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये जो पूरा रीजन है वो यूएस और चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये लोग खेल खेलते रहते हैं। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ एक देश है, उस देश के अंदर समवॉट अथॉरिटेरियन रूलिंग गवर्नमेंट है। देश के लोगों में स्पेशली यूथ में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है। फिर गवर्नमेंट का कोई एक डिसीजन आता है, उसके ऑपोजिशन में एक मैसिव सा प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया जाता है। प्रोटेस्ट में हिंसा, गोलाबारी, आगजनी, कुछ प्रोटेस्टर्स की मौत और फिर हेड ऑफ स्टेट को देश छोड़ के भागना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। भयंकर वायलेंस होती है और रेजिम चेंज हो जाती है। वायलेंस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती। कहा जाता है कि प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया था किसी ने बाहर से आके। फिर प्रोटेस्ट करने वाले लोग अगले दिन कहते हैं कि अब हम देश को साफ करेंगे। ये चीजें हमको बांग्लादेश में भी दिखी हैं और नेपाल के अंदर भी दिखी हैं। इतनी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है दोनों जगह पर? लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी शायद है नहीं। पर्दे के पीछे भी कुछ चीजें चल रही हैं और ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट लोग लिख रहे हैं। इन तीनों देशों में जितनी जल्दी और जितने कोऑर्डिनेट
ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से एक प्रोटेस्ट को इतने मास लेवल पे ऑर्गेनाइज करके रेजिम चेंज किया गया, वो नेचुरल नहीं लगता है। और इस चीज के सबसे ज्यादा ट्रेसेस हमें बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं। शेख हसीना लगातार चौथी बार पीएम बनी थी और उनके री इलेक्शन पर यूके और यूएस ने कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। इससे पहले भी यूएस ने शेख हसीना की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। जैसे 2014 में यूएस के कुछ कांग्रेसमैन ने बांग्लादेश में री इलेक्शन की मांग की थी। 2019 में भी यूएस के कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को शेख हसीना के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी और बांग्लादेश में थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी पर कुछ एक्शन लेने के लिए कहा था। इसके अलावा शेख हसीना ढाका को बांग्लादेश के सदर्न पार्ट से लिंक करना चाहती थी, जिसके लिए पद्मा रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाने का प्लान था। इसके लिए वर्ल्ड बैंक $2 बिलियन देने को राजी हो गया था, लेकिन बाद में मोहम्मद यूनुस वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और ये लोन कैंसिल हो जाता है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो आज के टाइम पर बांग्लादेश के केयर टेकर पीएम बन के बैठे हुए हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने से 3 महीने पहले उन्होंने एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट देके कहा था कि इलेक्शन से पहले उन्हें ऑफर दिया गया था कि अगर वो बे ऑफ बंगाल में एक देश को अपना एयरबेस बनाने दें तो वो देश दोबारा उनकी सरकार बनवा देगा। शेख हसीना ने कहा था कि उन्हें यह ऑफर एक व्हाइट मैन ने दिया है। शेख हसीना के हिसाब से अमेरिका यहां पर अपना एयरबेस बनाना चाह रहा था। इनफैक्ट उन्होंने तो यह भी कहा था कि बांग्लादेश के चिटगांव और म्यांमार के कुछ पार्ट को मिलाकर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। उस टाइम अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार थी और मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेटिक पार्टी को डोनेशन दे चुके हैं पहले और उनके काफी अच्छे रिश्ते हैं और यही स्टूडेंट प्रोटेस्ट के एक आर्किटेक्ट बनते हैं। It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leaders. So you can't catch one and say, okay, it's over. It's not over. श्रीलंका की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी डेट ट्रैप में इन्हें फंसा रखा था। इनकी सरकार भी प्रो चाइना बन चुकी थी और हम्बनटोटा पोर्ट भी चाइना को 99 इयर्स की लीज पे मिल चुका था। श्रीलंका की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, इसीलिए इस रीजन में चाइना का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएस के इंटरेस्ट को हर्ट करता है। इसीलिए हमें श्रीलंका के प्रोटेस्ट में यूएस के रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट और कुछ वेस्टर्न एनजीओस की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी थी और यूएस एड के लोग ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करने के नाम पर बार बार कोलंबो जा रहे थे। इसके बाद जो श्रीलंका में गवर्नमेंट आई वो प्रो यूएस है और लास्ट इलेक्शन के बाद यूएस ने श्रीलंका के इलेक्शन सिस्टम की बड़ी तारीफ की थी। नेपाल के केस में अगर देखें तो जियोग्राफिकली एक ऐसी जगह पर पोजीशनड है कि नेचुरली बहुत सारे आउटसाइड फोर्सेस का प्लेग्राउंड बन जाता है। स्पेशली काठमांडू में तो स्पाइस भरे पड़े हैं और इनके पास मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन सिस्टम भी देखे गए। इसके अलावा केपी ओली की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना के काफी क्लोज रही। इनफैक्ट ये अकेले ऐसे नेपाली पीएम बने जो कभी भी अपने पीएम रहते हुए भारत नहीं आए और रिसेंट एससीओ समिट में भी इनकी जो चाइना से नजदीकी है वो काफी लोगों ने पॉइंट आउट करी थी। इसके अलावा बलेंद्र शाह, जिन्हें जेनजी प्रोटेस्ट का फ्रंट फेस कहा जा रहा है, उनके साथ पिछले साल यूएस एम्बेसडर ने एक स्पेशल मीटिंग भी की थी। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि जो रेजिम चेंजेस हो रहे हैं उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके आसपास आग लगी है तो धुआं तो आपके घर पे भी आएगा। देखो फिलहाल तो नेपाल में 6 महीने के लिए इंटरिम सरकार है, लेकिन फ्रेश इलेक्शन के बाद अगर सरकार एंटी इंडिया बनती है तो इसके लिए हम लोगों पर मैसिव इंपैक्ट होने वाला है। जैसा कि हम बांग्लादेश में यूनुस की सरकार के साथ देख रहे हैं, हमने इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करा था बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ अच्छे रिलेशन बना के, वो यूनुस की सरकार के आने के बाद से पूरे मिट्टी में मिल चुके हैं। दूसरा यह कि आपके पड़ोस में अगर इतनी अनस्टेबिलिटी रहती हो तो इलीगल रिफ्यूजी की वेव भारत की तरफ आ सकती है। रोहिंग्या वाला इशू को लेकर हम ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और नेपाल के साथ तो हमारा बॉर्डर ओपन भी है। इसके अलावा पाकिस्तान के आईएसआई जो नेपाल के अंदर हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, बात सब लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है कि जैश ए मोहम्मद के 3 टेररिस्ट नेपाल के रास्ते भारत में एंटर किए थे और अनफॉर्चुनेटली कई नेपाली लोग आईएसआई के साथ काम करते हैं। अभी एक नेपाली आदमी को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो आईएसआई वालों को इंडियन सिम कार्ड सप्लाई करता था। इसीलिए नेपाल में जितनी जल्दी स्टेबिलिटी वापस आ जाए उतना ही हम लोगों के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन दुख की बात है हमारे देश के कुछ लोगों को हमारे देश के अंदर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं लग रही है। वो लोग चाहते हैं कि नेपाल की तरह यहां भी लोग सड़कों पे उतर आए और एनार्की फैल जाए। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जेनजीज से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। सोचो इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। और ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में सब करने की कोशिश नहीं हुई है। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर जो कुछ लाल किले में हुआ या शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को जिस तरह से बड़ा बनाया गया, पैटर्न बहुत सेम था, बट सरकार ने उस टाइम पर इन प्रोटेस्टर्स को बड़े केयरफुली ढंग से हैंडल करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे अटेम्प्ट दोबारा नहीं होंगे या ये प्लेबुक रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसा कुछ होते हुए आपको दिखे तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर भी रेजिम चेंज की कोशिश की जा रही है। देखो आंदोलन में कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद ना आए, देश का नुकसान हो रहा है, तो आपको उसके खिलाफ जरूर बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, चाहे फिर वो इथेनॉल ब्लेंडिंग का इशू हो, पेपर लीक का इशू हो, करप्शन का इशू हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस करके सब जगह आग लगाने लग जाओगे। वैसे भी वायलेंट प्रोटेस्ट से रेजिम चेंज हो सकती है, लेकिन आज तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जहां पर ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट से हुई रेजिम चेंज ने कुछ सॉल्व कर दिया हो। हिंसा से विध्वंस हो सकता है, सृजन नहीं हो सकता। ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। और जो हिंसा के सपने देखते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और वो नाम पूछ के घर नहीं जलाती है।
अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।